हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 15 के बारे में। और इसके पहले की 14th प्रैक्टिस ऑलरेडी ली जा चुकी है, तो जिसने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है जाकर के ज़रूर से देख लीजिएगा। सारे ही वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए जाते हैं, ठीक है। ये वीडियो स्पेशली बनाई जा रही है आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए, जिससे कि आपको 30 में से 30 नंबर स्कोर कर पाने में पूरी की पूरी हेल्प यहीं से हो पाए। इस वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया है, साथ ही साथ आपके पेपर पैटर्न और सिलेबस को एनालाइज करने के बाद ही ये सीरीज़ प्रेजेंट की जा रही है, ठीक है। तो ज़रूर से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिए। और जो भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल पाए। और आप सभी की डिमांड पे ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के एंड्रॉयड ऐप पे रिवीजन ऑफ ओल्ड करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट की गई है, जो कि आपको डेली ही मॉर्निंग में 8 बजे मिल जाएगी, ठीक है। इसमें दिसंबर 2019 से लेकर के अगस्त 2020 तक के करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे। और इस क्विज के माध्यम से आप लोग अपनी रैंकिंग, टाइमिंग और कितने नंबर आपकी स्कोर हो रहे हैं सब कुछ यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के एंड्रॉयड ऐप को नहीं इंस्टॉल किया है, इसको इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको वीडियो के पीडीएफ, क्विज और साथ ही साथ ऑडियो सेक्शन भी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और मैथ्स की जो हैंड रिटन नोट्स है ये सारे ही गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जिसने भी अभी परचेज़ नहीं किया इसको जल्दी से परचेज़ करिए, क्योंकि आगे आने वाले सभी एग्जाम में आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। यहाँ पे आपको A to Z कंप्लीट मैथमेटिक्स तो दी गई है, साथ ही साथ बेसिक लेवल, ट्रिकी लेवल और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा रखे गए हैं, जिससे कि आप लोग प्रिपरेशन अच्छे से कर सको, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे है। घड़ी की सुइयां 2 बजे एक न्यून कोण और एक वृहद कोण बनाती हैं, तो वृहद कोण की माप डिग्री में ज्ञात करिए। क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया। घड़ी की जो सुइयां हैं वो 2 बजे एक न्यून कोण और एक वृहद कोण बना रही है, यानी कि मान लीजिए ये हो गई 12, 1 और 2। तो जब ये घड़ी की सुई 1 12 भी बना दी, ये हो गया न्यून कोण, और यहाँ से समथिंग जो बनाएगी वो हो जाएगा इसका वृहद कोण। क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से क्लियर हुआ। अब पहले तो हम लोग निकाल लेते हैं न्यून कोण कैसे निकालेंगे। तो देखिए कुल जो घड़ी के द्वारा कोण बनाया जाएगा ये होगा 360 डिग्री के बराबर, ठीक है। कुल घड़ी के द्वारा कोण जो बनाया जाएगा कितना होगा 360 डिग्री। और घड़ी में कुल कितने खाने होते हैं 12 खाने होते हैं, तो इसको 12 से डिवाइड कर लीजिए। कितना आ जाएगा 12 को 12, 12 दूनी 24, 12 36, यानी कि 30 डिग्री के बराबर आ गया। तो एक खाना जो होता है वो 30 डिग्री के बराबर होता है। और यहाँ पे कितने खाने क्रॉस हो रहे हैं तो 2 खाने, तो 2 खाने का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री के बराबर, ठीक है। 2 खाने का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री के बराबर, यानी कि जो न्यून कोण है वो कितना आ रहा है 60 डिग्री आ रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया। न्यून कोण कितना आ रहा है तो न्यून कोण आ रहा है 60 डिग्री। अब देखिए आपको वृहद कोण निकालना है। तो जब आपको न्यून कोण पता चल गया 60 डिग्री और आपको 360 में से क्या करना है इस 60 डिग्री को घटा देना है, तो आपका आ जाएगा वृहद कोण का माप। तो बस निकाल लेते हैं। कुल कोण होता है 360, न्यून कोण आ गया 60 डिग्री, इसमें से माइनस कर देंगे तो वृहद कोण कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 300 डिग्री के बराबर। और यही आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा जा रहा है, यदि 1 + 2 = 5 है, 3 + 4 = 25 है, तो 5 + 6 का मान क्या होगा। ओके, तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि 1 + 2 को हम किस प्रकार से ऐड करेंगे कि वो 5 आ रहा है। तो हमें करना है 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 आ रहा है। उसी तरह से हम चेक कर लेते हैं क्या दूसरे वाले में भी हो रहा है। तो दूसरे वाले में हमें क्या करना है 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है तो ये होता है 16। 9 और 16 को ऐड करेंगे तो 25 आ रहा है। यानी कि आपको जो 2 नंबर दिए गए हैं उन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो हमें इसमें कर लेना है 5 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 61, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोल रहा है कि यदि 1 दर्जन सेब का भार 1.8 किलो है, तो 3 ऐसे बक्सों में सेबों की संख्या क्या होगी जिनमें से प्रत्येक का भार 23.250 किलोग्राम होगा। क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया। यहाँ पे आपको बोला है प्रत्येक बक्से का भार, यानी कि एक बक्से का भार दिया है और आपको कितने बक्सों में भरना है 3 बक्सों में। तो पहले तो हम निकाल लेते हैं कि 3 बक्सों का कुल भार कितना होगा। तो एक बक्से का भार दिया है 23.250 और हमें निकालना है 3 बक्से का। तो कैसे करेंगे 23.250 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कुल भार कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 69.75, ठीक है। तो 3 बक्से का जो कुल भार आ रहा है वो आ रहा है 69.75 किलोग्राम के बराबर।
अब हमें निकाल लेना है कि एक सेब का भार कितना होगा, तभी तो हम निकाल पाएंगे कि उसमें कुल कितने सेब हैं, यानी कि सेबों की संख्या कितनी है। तो पहले हम निकाल लेते हैं एक सेब का भार कितना है। यहाँ पे आपको दिया है एक दर्जन सेब का भार 1.8 किलोग्राम है। एक दर्जन में होते हैं 12 सेब, यानी कि 12 सेब का जो भार है वो है 1.8 किलोग्राम। तो एक सेब का भार कैसे निकालेंगे, 1.8 डिवाइडेड बाई 12 करके। इसको कैंसिल कर लीजिए, 6 को 6 दूनी 12, 6 3 18, 0.3 अपॉन में कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, यानी कि 0.3 डिवाइडेड बाई 2 जो है ये एक सेब का भार आ रहा है। क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा कि हमें क्या करना है। क्या करना है, सबसे ऊपर आपको रख देना है जो तीनों बक्सों का कुल भार था। तो तीनों बक्सों का कुल भार कितना आया था 69.75, उसको ऊपर रखिए और डिवाइड कर दीजिए एक सेब के भार से, तो आपका निकल जाएगा कुल सेबों की संख्या कितनी होगी। एक सेब का भार कितना था 0.3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इस 2 को ऊपर लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा 69.75 मल्टीप्लाई में 2 और डिवाइडेड बाई है 0.3। अब इसमें से हम यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक ज़ीरो बढ़ जाएगा। एक ज़ीरो बढ़ गया तो ये क्या आ गया, देखिए 69.75 इंटू में 20 और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, तो डिवाइडेड बाई हो गया 3 के। इसको 3 से कैंसिल करेंगे, कितने बार में कैंसिल होगा 23.25। मल्टीप्लाई में क्या है 20 है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 465, ठीक है। तो 465 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी सेबों की कुल संख्या। क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, यानी कि सेबों की जो कुल संख्या है वो 465 होगी। किस तरह से हमें निकालना है, देखिए कुल भार निकाल लीजिए, जितने बक्से हैं उनका कुल भार निकाल लीजिए और एक सेब का भार निकाल करके उसे डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से नहीं दी गई संख्या ज्ञात करें, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या भरा जाएगा ये आपको फाइंड आउट करना है। किसके आधार पर, तो दी गई समरूपता के आधार पर, यानी कि जिस प्रकार का रिलेशन इन दोनों में है ठीक उसी प्रकार से आगे हमको अप्लाई करना है, ठीक है। तो आइए हम लोग पहले चेक कर लेते हैं कि 7528 और 5306 में किस प्रकार का रिलेशन है। तो इन दोनों में आप लोग देखोगे तो डिफरेंस आपको मिलेगा 2222 का, ठीक है, यानी कि 2222 का इसमें डिफरेंस मिल रहा है। 7528 में से जब हम 2222 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 5306। ठीक उसी प्रकार से आपको कर लेना है 4673 में से भी 2222 को माइनस और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका आंसर बताइए, तो 2451 जो है ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। समझ में आ गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। डैश एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें से फाइंड आउट करना है कि कौन सी एक ऐसी संख्या है जो कि अपरिमेय है, ठीक है। तो अपरिमेय यानी कि इररेशनल नंबर क्या होता है ये आपको इजी से पता ही होगा। ऐसी संख्याएं जो रेशनल नंबर नहीं होंगी वो क्या होती है, तो इररेशनल नंबर होती हैं। तो परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या होती है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो देखिए, ऐसी संख्या जिन्हें हम p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं और यहाँ पे q क्या होना चाहिए, तो q नॉन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो उन संख्याओं को हम कहते हैं परिमेय संख्या। और कौन कौन सी संख्या आपको परिमेय दिख रही है, तो 2/3 परिमेय संख्या है, 11/8 परिमेय संख्या है, अंडर रूट में 9 जो है ये भी क्या है परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि अगर हम अंडर रूट को 9 से बाहर निकालेंगे तो ये आएगा 3, और जो कि 3 को हम लोग क्या कहते हैं, तो रेशनल नंबर ही तो होता है। 3 एक परिमेय संख्या है। और आपसे पूछा है कि कौन सी एक अपरिमेय संख्या है, तो जब ये तीनों जो हैं ये परिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या तो सिर्फ एक बच रही है और वो है अंडर रूट में 6, यानी कि अंडर रूट में 2 × 3, ठीक है। अगर हम अंडर रूट में 6 को बाहर निकाल सकते तो ये भी पूर्ण वर्ग अगर इसका पॉसिबल हो सकता तो ये भी परिमेय संख्या होती, परंतु 6 का जो है पूर्ण वर्ग पॉसिबल नहीं है, इसलिए √6 जो है वो एक अपरिमेय संख्या होगी। होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे है। tan 24 डिग्री इंटू में tan 48 डिग्री इंटू में tan 42 डिग्री और मल्टीप्लाई में tan 66 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखिए tan 24 डिग्री को ऐसे ही लिखे रहने देते हैं, tan 48 डिग्री को भी ऐसे ही लिखे रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग चेंजेस करते हैं जो लास्ट के 2 हैं इन दोनों में। tan 42 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिखा जा सकता है tan 90 माइनस में 48 डिग्री, क्या इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं। और tan 66 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो tan 66 को लिखा जा सकता है 90 माइनस में 24 डिग्री, ठीक है। 90 में से 24 को हम लोग माइनस करेंगे तो 66 आ जाएगा।
और उसी तरह से 90 में से 48 को माइनस करेंगे तो 42 आ जाएगा। तो इन दोनों को हम लोग ये और ये लिखा जा सकता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो tan 90 माइनस थीटा जो है ये cot थीटा के बराबर होता है। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा के, यानी कि tan 90 माइनस 48 को हम लोग लिख सकते हैं cot 48, और उसी प्रकार से tan 90 माइनस 24 को लिख सकते हैं cot 24। बस आपका क्वेश्चन देखिए तुरंत सॉल्व हो गया। तो ये दोनों एज इट इज़ लिखे थे, इसको हमने चेंज कर लिया कॉट में, तो ये कितना आया था कॉट 48 के बराबर आया है, और tan 66 किसके बराबर आया है, तो ये आया है कॉट में 24 डिग्री के बराबर। यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब देखिए tan 24 डिग्री इंटू में tan 48 डिग्री, और इंटू में है फिर क्या कॉट 48 डिग्री। कॉट 48 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 में tan 48 डिग्री। ठीक है, कॉट क्या होता है, तो ये tan का अपोजिट होता है, तो इसको हमने लिख लिया 1 में tan 48 डिग्री। उसी प्रकार से cot 24 को क्या लिख सकते हैं 1 में tan 24 डिग्री। इतना क्लियर हुआ। 48 से 48 कैंसिल हो गया, 24 से 24 वाला टर्म कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 1, यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इन सभी का जो मान है ये आ जाएगा 1, यानी कि आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे है। एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी हुई है। मान लिया ये है खड़ी दीवार और इस पर एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी क्या है टिकी हुई है, जो कि ज़मीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो मान लिया ये सीढ़ी क्या करेगी, ज़मीन से 30 डिग्री का कोण बना रही है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो सीढ़ी दीवार से कितनी ऊंचाई तक पहुँच जाएगी ये आपसे पूछा है, यानी कि आपको ये वाली हाइट फाइंड आउट करना है कि सीढ़ी दीवार की कितनी ऊंचाई तक पहुँच पा रही है। क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है और ये दिया गया है। तो देखिए हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने पड़ेगा, ये हो गया लंब, कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है, और ये वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो आपको लंब और कर्ण में रिलेशन दिया है, तो ये किस में होता है, साइन में होता है। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू हो जाएगा लंब बटे में कर्ण। ठीक है, क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री लंब बटे में कर्ण। लंब की वैल्यू आपको निकालनी है और कर्ण की वैल्यू आपको दी गई है। कर्ण की वैल्यू कितनी दी गई है 20, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो ये होती है 1/2, और इंटू में इसको इधर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा इंटू में 20, विच इज़ इक्वल्स टू लंब के, यानी कि उसकी जो ऊंचाई है उसको निकालना है। तो इसको कैंसिल कर लीजिए, कितना आएगा 10 मीटर की। तो आपका आंसर आ जाएगा 10 मीटर जो है वो सीढ़ी दीवार की ऊंचाई तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है यदि प्लस का अर्थ गुणा है, भाग का अर्थ जोड़ है, और घटाने का अर्थ भाग है, और गुणे का अर्थ घटाना है, तो इसका मान क्या होगा। ठीक है, आपको ये डिजिट दी गई है और इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जितना चीज़ चेंज करने को बोला उसको चेंज करिए, फिर उसके बाद हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो देखिए लिख लेते हैं 36 है, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन है। मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है बताइए, तो इसका अर्थ है सब्ट्रैक्शन, यानी कि माइनस। माइनस में हो गया 4, उसके बाद माइनस लगा हुआ है तो माइनस की जगह पे इसका अर्थ क्या है, डिवाइड है, तो आप लोग इसको चेंज कर लो डिवाइड में। फिर क्या है 8 है, और इंटू में 4 नहीं है, यहाँ पे भी क्या लगा है, माइनस में 4 लगा हुआ है। यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया एकदम अच्छे से। अब नीचे वाले में चेंज कर लेते हैं। देखिए नीचे वाले में क्या है 4, प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई 8, मल्टीप्लाई का अर्थ है सब्ट्रैक्शन यानी कि 2, एडिशन का अर्थ क्या है, तो एडिशन का अर्थ आपको दिया है मल्टीप्लाई, और 16, और फिर डिवाइड का अर्थ क्या है, तो डिवाइड का अर्थ है मल्टीप्लाई। डिवाइड का अर्थ क्या है, डिवाइड का अर्थ है एडिशन, सॉरी। ठीक है, डिवाइड का अर्थ है एडिशन, यहाँ पे लगा लीजिए प्लस में 1। बस आपको अब ये सॉल्व करना है, ये वाला सही है, इसको आप मत ध्यान दीजिए, इसको हमने चेंज कर लिया। ठीक है, जो जो बोला था चेंज करने को उसको हमने चेंज कर लिया। अब इसके बाद आपको इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 36 में से 4 को माइनस करना होगा, यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है, बॉड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ता है, अगर ब्रैकेट है तो इसमें ब्रैकेट आपको दिख रहा है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करिए। 36 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 32 बचेगा। फिर क्या करना पड़ेगा आपको, 32 को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 8 से डिवाइड करिए, कितने बार में जाएगा, 8 को 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, तो कितने बार में गया है, 4 बार में गया। तो इन सबको सॉल्व करने से आपका बच रहा है 4, और यहाँ माइनस में भी 4 है, तो 4 में से 4 जाएगा, कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 0। ठीक है, 4 में से 4 गया, कितना बच गया, 0 बच गया। जब ऊपर वाली क्वांटिटी आपकी 0 आ गई तो नीचे वाले को सॉल्व ही हमें नहीं करना है, और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 के बराबर ही आ जाएगा। ठीक है, तो जब ऊपर वाली क्वांटिटी आपको 0 दिख गई और नीचे कुछ भी नंबर हो, मान लीजिए 100 नंबर हो, 102 हो, कुछ भी नंबर हो, तो पूरा का पूरा नंबर क्या होता है, 0 के बराबर ही होता है। तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। कि क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या दिया है, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल 121 वर्ग मीटर और 64 वर्ग मीटर है। यदि पहले त्रिभुज की माध्यिका 12.1 मीटर है तो दूसरे त्रिभुज की माध्यिका क्या होगी। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल और माध्यिकाओं में किस प्रकार का रिलेशन होता है। हमने मान लिया पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल है A1, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल है A2 और माध्यिकाएं क्या हैं, तो माध्यिकाएं हैं मान लिया M1 और M2 के बराबर। ठीक है, तो इसका स्क्वायर आप लोग जब कर दोगे तो ये हो जाएगा त्रिभुज के क्षेत्रफल और माध्यिकाओं के बीच में रिलेशन। अब आपको किसको किसकी वैल्यू दी गई है, इसको यहाँ पे पुट कर लीजिए। तो देखिए आपको क्षेत्रफल की वैल्यू दी गई यानी कि 121 अपॉन में 64 और माध्यिका यानी कि पहले वाली माध्यिका की वैल्यू दी गई है 12.1 और डिवाइडेड बाय दूसरे की हमें निकालनी यानी कि M2 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, इसको अगर हम इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। 121 का अंडर रूट क्या होगा 11 और 64 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। 121 को रूट से बाहर निकालेंगे तो आएगा 11 और 64 को रूट से बाहर निकालेंगे तो आएगा 8, विच इज इक्वल्स टू 12.1 अपॉन में M2 के बराबर है। इसका आप लोग कर लीजिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो M2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12.1 इंटू में 8 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 11 के। अब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8.8 के। ठीक है, तो 8.8 मीटर जो होगा वो दूसरे त्रिभुज की माध्यिका हो जाएगी। तो आपका आंसर करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है कि एक मूलधन का y% की दर से y वर्षों के लिए साधारण ब्याज y रुपए है तो मूलधन ज्ञात करिए। क्वेश्चन समझ में आया, साधारण ब्याज भी y रुपए है, प्रिंसिपल आपको नहीं पता है, मूलधन को हमने मान लिया p, रेट आपको क्या दिया है, ये भी y दिया है और समय कितना दिया है, तो समय भी y दिया है और डिवाइडेड बाई क्या करना है, 100 कर देना है। y से y कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, मूलधन आपको निकालना है तो मूलधन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 डिवाइडेड बाई y, यानी कि ये वाला 100 को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा ऊपर और y को इसके डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा नीचे। तो मूलधन की वैल्यू कितनी आ गई, 100 बटे में y, यानी कि आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था पर थोड़ा सा डिफरेंस था, एग्जाम में आया हुआ है तो इसलिए हमने आपको करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 6 बढ़ई 16 दिनों में 96 खिड़कियां बनाते हैं। यदि 8 बढ़ई 4 दिनों तक काम करते हैं तो वे कितनी खिड़कियां बनाएंगे। क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ, यहाँ पे क्या क्या दिया है, कितने लोग हैं, कितने दिनों तक काम कर रहे हैं, कितना वर्क हो पा रहा है। तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है M1D1 अपॉन में W1 इज इक्वल्स टू M2D2 अपॉन में W2 का। ठीक है, M1 कितने लोग हैं, तो 6 लोग हैं, कितने दिनों तक कार्य कर रहे हैं, 16 दिनों तक, और कार्य कितना हो रहा है, तो ये हो रहा है 96 वर्क कंप्लीट हो रहा है। बराबर कर लीजिए, बराबर में कितने लोग हैं उधर दूसरे साइड में, तो 8 लोग हैं, कितने दिनों तक काम कर रहे हैं, 4 दिनों तक, और बटे में क्या है W2 यानी कि कितना काम होगा, कितनी खिड़कियाँ बन जाएंगी। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो 16 से इसको कैंसिल कर लीजिए, 16 से कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा और 6 से 6 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, कुछ भी नहीं, 1 बच रहा है। अब इसको आप इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो आपकी W2 की वैल्यू कितनी आ गई, W2 की वैल्यू आ गई 8 इंटू में 4, यानी कि 32 खिड़कियाँ जो हैं वो बना लेंगे। ठीक है, तो 8 बढ़ई 4 दिन तक काम करेंगे तो वह 32 खिड़कियाँ का बना लेंगे, यानी कि आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है कि यदि एक समूह में 8 बच्चे हैं, 1 दर्जन पेंसिल वाले पैकेट्स हैं, तो प्रत्येक बच्चे को समान पेंसिल मिलने के लिए वितरण किए जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, न्यूनतम संख्या यानी कि कम से कम संख्या। तो आपको क्या करना पड़ेगा, लासा निकालना पड़ेगा। और लासा किसका आप लोग निकालोगे, 8 बच्चे बोला है उनका और 1 दर्जन पेंसिल, तो 1 दर्जन में कितनी पेंसिल होती है, 12 पेंसिल होती हैं। तो आपको 8 और 12 का लासा निकालना है। ठीक है, तो 8 को फैक्टर कर लीजिए, कितना आएगा 2 की पावर क्यूब, 12 को फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 2 की पावर स्क्वायर इंटू में 3। यहाँ तक क्लियर हुआ। लासा निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, जितनी संख्याएं इस्तेमाल हो रही हैं उनको लिखिए, यानी कि 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए और उस पर सबसे बड़ी घात, तो 3 पे तो कोई घात नहीं है, उस पर नहीं लगाएंगे, 2 पे जो सबसे बड़ी घात है ये है 3। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, देखिए 2 की पावर 3 हो गया 8 और 8 में 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8 3 कितना हो जाएगा 24। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। लासा कितना आ गया, लासा आ गया 24। अब आपको निकालना है कि कितने पेंसिल यानी कि पैकेटों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। एक पैकेट में कितनी संख्या है, 12 पेंसिल, तो इसको डिवाइड कर लीजिए।
तो 12 से इसको काट लेंगे, 12 दूनी 24, यानी कि पैकेट कितने होने चाहिए, 2 पैकेट होने चाहिए, तभी सभी विद्यार्थियों को मिल जाएगा बराबर से। ठीक है, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए क्या है। 12 के प्रथम 20 गुणजों का औसत बताइए। अब देखिए 12 के प्रथम 20 गुणज यानी कि हमको 12 की टेबल पढ़नी हो कहाँ तक, तो 20 मल्टीप्लाई तक। तो 12 हो जाएगा, फिर 12 दूनी 24, 12 तीन 36, और इसी तरह करते हुए जब 12 का हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 240। और इन सभी का आपको क्या करना है, एवरेज निकालना है। तो इन सभी को जोड़ करके फिर 20 से डिवाइड करने से अच्छा है कि इसके आप लोग ट्रिक समझ लीजिए कैसे निकालना है। देखिए सभी संख्याओं में अंतर कितने का है, समान है, यानी कि सभी संख्याओं में डिफरेंस जो है वो 12-12 का आ रहा है। तो इसका एवरेज निकालने के लिए आपको सिर्फ इतना से करना है कि पहली संख्या लीजिए 12 और सबसे लास्ट संख्या जो है 240, इसको जोड़ लीजिए और डिवाइड कर दीजिए 2 से और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहली संख्या क्या है 12 और लास्ट वाली संख्या है 240, इन दोनों का समेशन कितना आएगा, ये आएगा 252। और 252 को हम लोग 2 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, यानी कि 126 जो है ये 12 के प्रथम 20 गुणजों का औसत होगा। तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए क्या है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है, तो इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात करिए। क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया। 5 क्रमागत सम संख्याएं यानी कि मान लिया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया होगा तो आपको बीच वाली संख्या सबसे पहले देख लेनी होती है। तो बीच वाली संख्या है थर्ड, यानी कि इधर से 2 गए और इधर से 2 गए, तो बीच में क्या पड़ रहा है, बीच में थर्ड पड़ रहा है। तो जो थर्ड वाले की वैल्यू होती है ना, वही उसके एवरेज की भी वैल्यू होती है। तो यहाँ पे आपको औसत की वैल्यू कितनी दी गई है, 40 दी गई है, और यही मान हो जाएगा आपकी बीच वाली संख्या का, जो कि हो गया 40। ठीक है, तो आपकी बीच वाली संख्या का मान क्या हो गया, 40 हो गया। और आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी। तो ये 40 है ये, तो इसके पहले की सम संख्या क्या होगी, ये होगी 38, उसके पहले की सम संख्या हो जाएगी 36, तो सबसे छोटी जो संख्या हो जाएगी वो होगी 36, यानी कि आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और अगर यहीं पूछा होता सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो ये हो जाती 42 और ये हो जाती 44, यानी कि सबसे बड़ी संख्या है 44। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे। पर 15 को देखिए, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक वृत्त को 6 बराबर भागों में बांट दिया जाता है, तो बने हुए प्रत्येक कोण की माप क्या होगी। मान लीजिए ये एक सर्कल है और इसको हमें क्या करना है, 6 बराबर भागों में बांट देना है। तो जब हम इसको 6 बराबर भागों में बांट देंगे बराबर बराबर से, तो बने हुए प्रत्येक कोण की आपको मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, पूरा कोण कितना होता है, 360 होता है, तो 360 को आप डिवाइड कर लीजिए 6 से। कितने बराबर भागों में बांटा है, 6 बराबर, तो 360 को 6 से डिवाइड कर लीजिए, 6 छंग कितना हो जाएगा, 36, यानी कि 60 डिग्री जो है ये बने हुए कोण की माप होगी। ठीक है, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रत्येक कोण जो होगा वो 60-60 डिग्री का हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो होप सो आप लोगों को सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिए। साथ ही साथ कमेंट करके अपना रिस्पॉन्स भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ओके, थैंक यू सो मच।